हाँ तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अजय सर विद ज्योग्राफी। तो बेटा हम कल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा कि कल हम जनसंख्या वितरण के बारे में बता रहे थे कि विश्व में किस तरीके से जनसंख्या का जो वितरण है वह असमान पाया जाता है। तो ये हम मानचित्र दिखा रहे हैं आपको। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं जो डार्क है वे जनसंख्या सघन वाले क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे ये सिंबल दिए हुए हैं संकेत में, उसके हिसाब से जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो ये हमको सबको पता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं रहती है। कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं लोग, कहीं कम पाए जाते हैं, कहीं बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो जनसंख्या वितरण है वह इस तरीके का पाया जाता क्यों है, इसके क्या कारण है? तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वितरण के कारकों की, या इसको हम कह सकते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक ये दे रखे हैं और इस तरीके से ये आरेख दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं चार प्रकार के। एक तो होते हैं विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक प्रदेश विशेष के आधार पर, सांस्कृतिक कारक विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के आधार पर, और सामाजिक कारक समाज के आधार पर, या सामयिक कारक अर्थात समय के आधार पर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हम बात करेंगे विश्वव्यापी कारक, जिन्हें हम भौगोलिक कारक भी कह सकते हैं। इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली पहला कारक है अवस्थिति। किसी भी स्थान की क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है। जलवायु की दशा, किसी स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म है कि ठंडी है, या मरुस्थलीय है या आर्द्र है। इसके बाद में तीसरा है इसमें धरातल, कि धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ धरातल है या समतल धरातल है। इसके बाद में समुद्र तल से ऊंचाई, कि कौन जो स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं वह स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है। दूसरे आते हैं प्रादेशिक कारक, जो कि प्रदेश आधार पर, जैसे कि राजस्थान में हम भरतपुर की बात करें तो ये प्रादेशिक कारक होते हैं, जिनमें सबसे पहले भूमि की बनावट, कि भूमि की बनावट किस प्रकार की होती है, उपजाऊ है, बंजर है, रेतीली है, किस प्रकार की है, ये कारक है। दूसरा है इसमें जल आपूर्ति। जल आपूर्ति का मतलब है कि बच्चों मानव वहीं पर निवास करता है जहाँ पर जल मीठा मिलता है, उसको जल से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहाँ पर वह ज़्यादा निवास करता है। तो प्राचीन काल की सभ्यताओं को उठा के देखें तो विश्वव्यापी जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई। इसका प्रमुख कारण यही था, जल की आपूर्ति। तीसरा कारण है मिट्टियाँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, उसमें मिट्टी उपजाऊ होने के कारण, क्योंकि दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है, उस दोआब क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी हमेशा रहती है, इसलिए वह उपजाऊ मिट्टी है वाला क्षेत्र है और वहाँ पर कृषि की संभावना अधिक होती है, इसलिए जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जंगलों में लोग कम निवास करते हैं। खनिज संसाधन, जहाँ पर खनिज संसाधन निकाले जाते हैं वहाँ पर खानों में काम करने के लिए लोग रहते हैं। शक्ति की संसाधन, जहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है वहाँ पर भी लोग अपने काम तथा रोजगार के लिए काम करते हैं। अगले कारक आते हैं सांस्कृतिक कारक, जिनमें आर्थिक अवस्था होती है, कि जिस व्यक्ति की आर्थिक दशा या अवस्था कमज़ोर होती है वह अधिक आर्थिक अवस्था वाले क्षेत्रों की ओर पलायन करता है और वहाँ पर निवास करता है। इसके बाद में उन्नति का स्तर, कि देखिए उन्नति का स्तर कैसा है, कि ज़्यादा उन्नति हो रही है, अवनति हो रही है। तो जिस क्षेत्र में उन्नति के आसार ज़्यादा दिखते हैं लोग वहीं पर निवास करते हैं। राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति का मतलब होता है दो देशों की सीमाओं में विवाद, जैसे कि भारत पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर वाले एरिया हैं उनमें लोग कम निवास करते हैं और देश के आंतरिक भागों की तरफ वो भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे अशांति रहती है, हर समय गोलाबारी की समस्या रहती है। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक कारक होता है, जिसमें क्या है, जैसे व्यक्ति भरतपुर रह रहा है और उसका मन करे कि मुझे जयपुर रहना है, तो वह जयपुर में प्लॉट खरीद के रहता है और इस तरीके से धीरे धीरे वो अपने परिवार को जयपुर में सेटल करके वहीं पर निवासी हो जाता है, इसलिए जनसंख्या वहाँ निवास करती है। इसके बाद में परिवहन, यानी जिस क्षेत्र में परिवहन की सुविधाएं अधिक होती हैं वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। व्यापार,
जहाँ पर व्यापार की गतिविधियाँ अधिक पाई जाती हैं, वहाँ पर लोग काम तथा रोजगार के लिए व्यापार में भाग लेने के लिए अपनी भागीदारी निभाते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं। इसके बाद में चौथा कारक जो है वो है सामयिक कारक। सामयिक कारक को हम कह सकते हैं समय का कारक। तो सबसे पहली बात, वातावरण के अनुकूलन। देखिए, व्यक्ति जहाँ पर जिस प्रकृति में रहता है वहाँ उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसे कि सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनना, गर्मियों में पतले कपड़े पहनना, यानी अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। एक होता है पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता का मतलब होता है कि एक देश एक समय में पहले कभी किसी देश पर निर्भर रहता था, अब धीरे धीरे उसने विकास किया और वह अपने आत्मनिर्भर हो गया। तो पारस्परिक निर्भरता भी लोगों की जनसंख्या को प्रभावित करती है। एक होता है धर्म। बच्चों, धर्म के आधार पर हम देखें तो जहाँ पर एक धर्म के लोग अधिक होते हैं, दूसरे धर्म के कम होते हैं, तो वो कम धर्म के लोग जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और इसलिए वहाँ का जनसंख्या वितरण असमान हो जाता है। सामाजिक मान्यताएं। हमारे समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर भी जनसंख्या प्रभावित होती है। और सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का मतलब यही होता है कि हमारे भारत और चीन में आज भी वृहद समाज की स्थापना है। आज संयुक्त परिवार में आज भी रहते हैं, एकल परिवार में नहीं रहते। तो सामाजिक संरचना जैसी है। तो इसलिए क्या है कि बड़े परिवार जब होते हैं, वृहद परिवार जिसमें हम संयुक्त परिवार बोलते हैं, उसमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो बच्चों, ये तो थे हमने कारक बताए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। जनसंख्या का वितरण कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। वर्तमान वितरण की मुख्य विशेषता यह है कि पृथ्वी के स्थल मंडल पर मानव का निवास अति विषम है, यानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, और मानव स्थल मंडल पर यानी धरातल पर ही निवास करता है। जनसंख्या वितरण में अधिक विषमता के कई कारण हैं, लेकिन स्थल पर इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को रेखाचित्र 3.1 में प्रदर्शित किया गया है, जो कि अभी मैंने समझा दिया है इसको। अब देखिए, अगला टॉपिक आता है हमारा जनसंख्या महासमूह, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करती है, उन्हें महासमूह बोलते हैं। तो विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण किया है। उसके आधार पर स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का, जो हमारी पूरी विश्व की जनसंख्या है, उसका लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करता है, यानी मिलता है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण लगभग निर्जन है। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी का लगभग 50% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर मानव बिल्कुल नहीं रह सकता, वहाँ अनुकूल परिस्थिति नहीं पाई जाती है। अब बच्चों देखिए, जो अंडरलाइन हो रही है ये जनसमूह की परिभाषा है। तो इस प्रकार यहाँ से अंडरलाइन हो रही है, जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। कितने क्षेत्र बताएं बच्चों? 4, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं, यानी हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर 4 ऐसे भाग हैं जहाँ पर अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं, उन्हें जनसंख्या समूह कहते हैं। ये जनसंख्या महासमूह है। पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपियन जनसमूह, तीसरा अमेरिकी जनसमूह और चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। तो ये कुछ महाद्वीपों के आधार पर जनसमूह बताए गए हैं। तो सबसे पहला देखिए एशियाई जनसमूह। तो देखिए बच्चों, एशिया यानी एशिया महाद्वीप, तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करती है। ये पहले ही बता दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है बच्चों? मानसूनी जलवायु। इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून एशिया।
एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूर्वी एशिया, और पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया आते हैं। कितने कौन से आते हैं? चीन, जापान और कोरिया। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड, यानी एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, थाईलैंड देश आता है, म्यांमार आता है, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी एशिया, जिसमें अपना भारत आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में विभक्त किया जाता है। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें अपना भारत भी आता है। एशियाई जनसमूह मुख्यतः, ये जो पूरा जनसमूह है मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कितने? 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदान स्थित हैं। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। जो उत्तम कृषि प्रदेश हैं, जहाँ पर अधिक अच्छी व्यवस्था है कृषि की। जापान को छोड़ करके, जापान जो देश एशिया में आता है उसको छोड़ करके एशियाई जनसमूह के सभी जो देश हैं, जितने भी देश हैं, वो सब कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं। एशियाई जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या जनसंख्या तीव्र वृद्धि की तीव्र दर है। यानी एशियाई देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ये एक समस्या है, जो 2% प्रति वर्ष से अधिक है, यानी एक वर्ष में 2% बढ़ जाती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर ने रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि समस्याओं को बढ़ावा दिया है। सारणी 3.3 में एशियाई जनसमूह के प्रमुख देशों की जनसंख्या को प्रदर्शित किया है। तो हम देख सकते हैं सारणी 2001 और 2013 के आंकड़े दिए हुए हैं। तो हम 2013 के आंकड़े बच्चों देखेंगे। ये चीन है, चीन में जनसंख्या 135.7 करोड़ है, जो 19% रखता है विश्व की जनसंख्या को। भारत 2013 के अनुसार 127.7 करोड़ है, जिसको 17.9% है। इस तरीके से एशिया के देश हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में आते हैं ये। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कोरिया, दोनों कोरिया आते हैं इसमें, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, म्यांमार, मलेशिया और श्रीलंका। तो ये इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में आता है यूरोपीय जनसमूह। तो बच्चों हम इसको बाद में कराएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।